मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज पिलाड़ा, समाजशास्त्र विभाग। आज हम बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो है प्रजाति, रेस, RACE। प्रजाति एक हमेशा से ही एक विवादास्पद अवधारणा रही है, क्योंकि इस शब्द का भ्रामक अर्थ हमेशा ही लगाया गया है। लोग इसको आमतौर पर देश की या जाति, धर्म, भौगोलिकता इन सब से जोड़ लेते हैं और इस समस्या के समाधान के लिए ही यूनेस्को द्वारा 1952 में पेरिस में समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों व वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इस पर बहुत कुछ डिस्कशन हुआ और अंत में प्रजाति का अर्थ सिर्फ शारीरिक लक्षण से लगाया गया। तो बच्चों, रेस के लिए, प्रजाति के लिए हमेशा से ही शारीरिक लक्षण ही महत्वपूर्ण है और कोई दूसरा अर्थ इसके लिए लगाया ही नहीं जा सकता है। प्रजाति शब्द को किसी जैविकीय अर्थ में प्रयोग न करके लोग इसे भाषा, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के साथ जोड़ लेते हैं, जो कि गलत है। वास्तव में प्रजाति व्यक्तियों का वह विशाल समूह है जिसके सदस्यों को सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सके। प्रजाति एक सांस्कृतिक या क्षेत्रीय अवधारणा नहीं है, अपितु एक विशुद्ध जैविकीय संज्ञा है। प्रत्येक प्रजाति के सदस्यों की अपनी निजी शारीरिक विशेषताएं या लक्षण होते हैं। ये लक्षण मूल रूप से हेरिडिटरी होते हैं और इस कारण एक प्रजाति के लोगों में इन सामान्य शारीरिक लक्षणों का एक निश्चित संयोग होता है और इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से अलग कर लेते हैं। ये जो प्रजाति है, इसको विभिन्न विद्वानों ने अनेक रूपों से देखने का प्रयास किया है, जैसे कि ग्रीन के शब्दों में जो आपकी स्लाइड पर दिख ही रहा है, प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानवीय समूह है। दूसरी परिभाषा जो हम देख सकते हैं डॉक्टर D.N. मजूमदार की, उन्होंने कहा, यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके तो चाहे उस जैविकीय समूह के सदस्य कितने ही बिखरे हुए क्यों ना हो, वे सब एक ही प्रजाति के माने जाते हैं। एक दूसरी परिभाषा हॉबल, उसको देखते हैं, प्रजाति को एक विशिष्ट जननांगिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग करने वाले अंतर संबंधित मनुष्यों के एक वृहद समूह के रूप में माना जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हुई उनकी परिभाषाएं, पर अगर साधारण अर्थों में देखें तो प्रजाति को सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आधार पर ही, लक्षणों के आधार पर ही माना जाएगा, चाहे वो किसी भारतवर्ष के हो, चाहे वो किसी दूसरे देश के हों। उसको किसी भी जाति और धर्म की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। तो इसलिए अगर उसकी विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता हो जाएगी, प्रत्येक जाति के कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षण होते हैं जिनके आधार पर ही उसे दूसरी प्रजाति से अलग किया जा सकता है। दूसरी हो सकती है ये वंशानुगत शारीरिक लक्षण जिसके आधार पर प्रजातियों को एक दूसरे से पृथक किया जाता है। पर्यावरण के प्रभावों से बहुत थोड़ा परिवर्तित रहने पर भी सापेक्षिक रूप से स्थिर बने रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि पर्यावरण का असर से उसकी प्रजातीय लक्षण लुप्त हो जाएं। तीसरी विशेषता हो सकती है ये सामान्य लक्षण या विशेषताएं एक विशाल जनसमूह में पाए जाने पर ही उस समूह को प्रजाति कहेंगे। किसी एक परिवार में भी अगर कॉमन विशेषताएं होती हैं तो हम उसको किसी भी रूप से एक प्रजाति का नहीं मानेंगे। अब हम ये देखते हैं कि मानव जाति एक ही पूर्वज मेधावी मानव की संतान है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखा जाए कि वो एक ही पूर्वज की संतान है। अब प्रजातियों में भिन्नता को आमतौर पर देखा जाता है तो उसके कई आधार हो सकते हैं। पहला आधार है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। दूसरा प्राकृतिक प्रवरण है। तीसरा समूह से बाहर यौन संबंध, वो भी एक भिन्नता का आधार हो सकता है। पृथक्करण और अगला जननांगिक प्रवाह का सिद्धांत। इन आधारों पर एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से अलग हो सकती है। अब यहाँ तक आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि प्रजाति क्या होती है। प्रजाति को अभी अगर हम देखें तो प्रजाति सिर्फ एक नस्ल है जो कि शारीरिक विशेषताओं के आधार पर
एक दूसरे से अलग की जा सकती हैं। इसका कोई दूसरा अर्थ किसी भी रूप से संभव ही नहीं है। अब इसको अगर संक्षेप में देखा जाए तो पहली इसकी जो सारांश रूप से हो सकता है वो है, समस्त वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि जितने भी मनुष्य भूमंडल पर रह रहे हैं वे सब एक ही जाति के सदस्य हैं, जिसे मेधावी मानव होमो स्पेनिस कहते हैं। कुछ शारीरिक लक्षणों में अंतर वंशानुक्रमण से और कुछ पर्यावरण से होते हैं, किंतु साधारणतया इन दोनों का ही प्रभाव होता है। वंशानुसंक्रमण में अंतर दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन और अंतर्वर्ण विवाह क्रॉस मैरिज। राष्ट्रीय, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषा समूह के आधार पर इनको हम किसी भी रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रजाति के वर्गीकरण में बुद्धि को भी शामिल नहीं किया जा सकता, न धर्म को शामिल किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही प्रजाति को हम अलग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स की जाति निर्धारण के आधार, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत कुछ एग्ज़ामों में आता है कि जाति निर्धारण के आधार, प्रजाति निर्धारण के आधार क्या हो सकते हैं। तो प्रजाति निर्धारण के दो आधार हो सकते हैं, निश्चित शारीरिक लक्षण और अनिश्चित शारीरिक लक्षण। जो निश्चित शारीरिक लक्षण हैं जिन पर भौगोलिक परिस्थितियों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है और पड़ता भी है तो बिल्कुल न्यूनतम, तो वो निश्चित शारीरिक लक्षण कौन से हैं? सिर की बनावट, इसको शीर्ष देशना कहते हैं। खोपड़ी का घनत्व, यह केवल आमतौर पर मृत व्यक्तियों का ही निकाला जा सकता है। तीसरा, नाक की बनावट, इसको नासिका देशना। और रक्त समूह, ये भी एक जो है इसका कारण होता है। तो रक्त समूह में हम देख रहे हैं, हमारी स्लाइड पर दिख भी रहा है, ए, बी और ओ, कॉकोसाइट, मंगोलाइट, निग्रोइड, ये तीन ही प्रजाति हैं जिनको अपने दिमाग में आप बार बार रखें, यही सबसे इम्पोर्टेंट है और इन्हीं का ही महत्व है। जो अनिश्चित शारीरिक लक्षण वाले समूह हैं जिन पर पर्यावरण का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, वे अनिश्चित शारीरिक लक्षण वाले में पहला आएगा त्वचा का रंग, जैसे कॉकोसाइट का श्वेत रंग, मंगोलाइट का पीत कलर और निग्रोइड का श्याम या काला रंग। दूसरी, ऐसे शारीरिक लक्षण जैसे केश रचना। अब केश रचना की बात करते हैं तो केश रचना का जो बालों का टेक्सचर है उस पर भौगोलिक पर्यावरण का असर पड़ता है और हमारे खान पीन और अन्य चीज़ों का भी पड़ता है। ये मानते हैं कि जो मूल जो उसका टेक्सचर होता है वो नहीं बदलता है, पर फिर भी उसके अंतर आ सकता है, इसीलिए उसको अनिश्चित शारीरिक लक्षण में रखा गया है। शरीर पर बालों की मात्रा, आँख की बनावट, होठ, ये भी एक अनिश्चित शारीरिक लक्षणों में आते हैं। तो हमने देखा स्टूडेंट्स की जो प्रजाति निर्धारण के बहुत सारे आधार हैं। मैं फिर कहूँगी कि तीन प्रजाति कॉकोसाइट, निग्रोइड और मंगोलाइड, इनको आप महत्वपूर्ण प्रजाति हैं जिनसे ही सारी प्रजातियों का हम आगे विस्तार समझ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट, हमारा इसी में ही अगला टॉपिक है प्रजातियों का वर्गीकरण। तो जैसा कि हमें स्लाइड पर दिख भी रहा है कि कोल ने रंगों के आधार पर तीन प्रजाति समूहों का उल्लेख किया है, जैसे कॉकोसाइट श्वेत प्रजाति, मंगोलाइट पीत प्रजाति और निग्रोइड श्याम या काली प्रजाति। आर्थर की ने त्वचा के रंग के आधार पर चार प्रकार की प्रजाति बताई हैं, श्वेत, काली, पीली और भूरी। और डकवर्थ ने प्रजातियों का वर्गीकरण तीन आधार पर किया, कापालिक परिमिति के आधार पर, जबड़ों के आधार पर, कापालिक घनत्व के आधार पर। तो मैंने ये बहुत डिटेल पेपर है और बहुत विस्तृत भी है, इसीलिए मैं इसको आपको काफ़ी शॉर्ट में मैंने लिखने का प्रयास किया है। जैसे अगला क्रोबर है, क्रोबर ने कॉकोसाइट, नार्डिक, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, हिंदू, मंगोलाइट, मंगोलियम, मलेशियन, अमेरिकन इंडियन, बुशमैन, निग्रोइड, निग्रो, मलेशियन, पिग्मी, ये प्रजातियाँ बताई हैं। क्रोबर ने इसके अतिरिक्त चार संदेहास्पद प्रजाति भी बताई हैं, जिसमें जो पहली प्रजाति बताई है वेड्डा जो श्रीलंका की है, एनु जापान की है, ऑस्ट्रोलाइड और पॉलिनेशियन प्रजाति बताई है। तो इतने लोगों ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। और इसके अलावा भी और हैं, जैसे हॉबल, इनके बिना तो प्रजातियों का हॉबल है, गुहा है, हर्बर्ट रिजले है, हटन है, तो डी.एन. मजूमदार, ये
जो हमारे इंडियन हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने जैसे इन्होंने बताया कॉकोसाइड, नार्डिक, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, एशियाटिक, मलेशियन, अमेरिकन इंडियन, निग्रोइड, अफ्रीकन निग्रोटो प्रजाति बताई है। अब अगला नेक्स्ट आ जाता है हर्बर्ट रिजले। इन्होंने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है, जिसमें 3 मूल प्रजाति व 4 मिश्रित प्रजाति हैं। रिजले द्रविड़ को भारत की मूल प्रजाति मानते हैं और उन्होंने मूल प्रजातियों में द्रविड़, मंगोल और इंडो आर्यन बताई हैं। मिश्रित प्रजातियों में मंगोल द्रविड़, सीथो द्रविड़, आर्य द्रविड़, तुर्की, ईरानी इत्यादि बताई हैं। गुहा ने मूल प्रजाति है उसको निग्रोटो को बताया है और संपूर्ण भारतीय प्रजातियों को भी उन्होंने 6 भागों में बांटा है। निग्रोटो, मंगोलाइड, ऑस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और नार्डिक प्रजाति। अब जो हटन है, इन्होंने भारत की मूल प्रजाति इन्होंने इसको निग्रोटो को माना है और 6 प्रजाति समूहों का उल्लेख किया है। निग्रोटो, मंगोलाइड, ऑस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और तुर्की प्रजाति। तो हम ये देखते हैं कि इतने सारे विद्वानों ने अलग अलग आधार पर इन प्रजातियों का उल्लेख किया है और इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखा है कि प्रजाति किसी एक क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि प्रजातियों का उद्गम स्थल एक ही है और वो सिर्फ अपनी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर ही पहचानी जाती है। अब हम देखते हैं डी.एन. मजूमदार ने प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति को और इंडो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति को भारत की मूल प्रजाति बताया है। मजूमदार ने जो एक फ्रेज़ ज़्यादा पहचानने में आता है और बार बार आता है, भारत प्रजातियों का अजायब घर है और भारत प्रजातियों का द्रावण पात्र है। इंडिया इज़ ए मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस और इंडिया इज़ ए म्यूज़ियम ऑफ रेसेस। इस चीज़ को भी इन्होंने मजूमदार ने बताया है। अब हम ये देखते हैं कि इतने सारे विद्वानों ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, तो भारतवर्ष में ऐसी कैसी बात है कि भारतवर्ष की क्या विशेषता है कि भारतवर्ष की जनसंख्या में अनेक प्रजातियों का योगदान रहा है और यहाँ की विशेषता है कि जो भी प्रजाति यहाँ पर आई वो एक दूसरे में मिश्रित होती गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था ही ऐसी है कि इसमें प्रत्येक प्रजाति को कोई ना कोई स्थान मिल ही जाता है और वह यहाँ के संपूर्ण सामाजिक ढांचे का एक अंग बन जाता है। यही कारण है कि आज संसार के अन्य देशों की भांति भारत में भी कोई एक विशुद्ध प्रजाति नहीं रही है। इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि युगों से भारत परस्पर विरोधी प्रजातियों और सभ्यताओं का संगम स्थल रहा है और इसमें सात्मीकरण और समन्वय की प्रक्रिया लगातार चलती रही है। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि भारत में प्रजातियां और भारत की प्रजातियों का निर्धारण और प्रजातियों का वर्गीकरण, ये सब हमने इस चैप्टर में देख लिया। मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई, क्योंकि मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसलिए इसको मैं इसके नोट्स भी डाल दूँगी और फिर भी कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।